जी करना पड़ेगा, दो करने पड़ेंगे लास्ट टारगेट भी होता है, एक से नहीं गुजारा चलेगा ना, बैच में 2 बैच मिलने, इस वजह से। अच्छा जी, तो तीसरा चार्ट हम डिस्कस करेंगे आज, जो मैंने कल क्लास में नहीं करवाया था क्योंकि एक्सेल पे वो मुमकिन नहीं था मेरे लिए बनाना, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। इसको पीवी चार्ट भी कहते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। अच्छा जी, अब इसमें हम बेसिकली करते क्या, सिंगल लाइन से ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं। सिंगल लाइन यानी हमने इसमें पहले कैलकुलेशन करनी होती है। इसके लिए मुझे 2 कैलकुलेशन चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए। नंबर 1 चाहिए कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, या सिंपल प्रॉफिट भी कह लो। मेरा प्रॉफिट पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट पॉइंट मेरा बजटेड सेल पे होगा। जो भी हमें बजटेड सेल दी होगी, और बजटेड सेल अभी हमने पढ़ा भी है कि ब्रेक इवन से कम नहीं होगी, ब्रेक इवन से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो इसलिए वहां पर प्रॉफिट आ रहा होगा। तो नेट प्रॉफिट आपने निकालना है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है एट बजटेड लेवल। और दूसरा पॉइंट आपने निकालना होता है मैक्सिमम लॉस। यानी अगर आप देखो तो ये एक रेंज बना दी मैंने, एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट। अब मुझे बताइएगा कि मैक्सिमम लॉस किस पॉइंट पे होगा, कि बताइए। when the production is 0 and only fixed cost is incurred and the fixed cost is equal to maximum loss। यानी जब आप देखो ना, ब्रेक इवन पढ़ रहे हो ना, ब्रेक इवन में क्या होता है, आपने रिकवर क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। जब आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसका मतलब सारे के सारा जो फिक्स कॉस्ट आप पे कर रहे हो ना, वो सारा लॉस है। जैसे जैसे यूनिट सेल करते जाते हो, लॉस रिकवर होना शुरू हो जाता है। लॉस तब भी रहता है लेकिन लॉस कम हो जाता है। फिर एक लेवल ऐसे आता है जहां पर आपका लॉस फुली रिकवर हो जाता है, फिक्स कॉस्ट फुली रिकवर हो जाती है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो इसलिए इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट तो नहीं करनी पड़ेगी मुझे, ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको निकालना है बजटेड लेवल, ठीक है। मैं डाटा लेके समझा देता हूं आपको। वो हमें कहते हैं जी कि सेल्स प्राइस जो है हमारी वो ₹100 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो ₹60 है, और फिक्स कॉस्ट 90,000 है। और बजटेड लेवल 3,000 यूनिट्स। अब आपने यहां पर प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना है। मुझे क्या करना है, 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले प्रॉफिट निकालना है किस पर, बजट, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब बजट लेवल 3,000 है, यहां पर प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट बड़े आराम से निकल आया। यानी 3,000 यूनिट है, और एक यूनिट पर प्रॉफिट का यहां मतलब जो है ना, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट नहीं लेना, कंट्रीब्यूशन लेना है। समझ आ गई? क्योंकि जो ब्रेक इवन में हम वर्ड प्रॉफिट यूज करते हैं वो असल में प्रॉफिट नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन है,
ठीक है, लेकिन चूंकि नाम प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है इसलिए मैं प्रॉफिट का वर्ड यूज कर रहा हूं, अदरवाइज इट इज अ सिंपल कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40 हो गया, तो प्रॉफिट मेरा आ गया 120,000। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम लॉस क्या है? मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 90,000। यानी आपने सिंपल ये लॉजिक रखनी है, अगर मैं कोई प्रोडक्शन नहीं करता वो मेरा मैक्सिमम लॉस है, और अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन करता हूं जो कि बजटेड लेवल है तो मेरा प्रॉफिट है। अब यहां पर अब चार्ट में बनाने लगा हूं ब्रेक इवन, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, ऑब्वियसली सिर्फ यहां प्रॉफिट नहीं शो करना, आपने लॉस भी शो करना है। ये इस तरह बनेगा, ये पोर्शन जो है दिस रिप्रेजेंट द प्रॉफिट एंड इट रिप्रेजेंट्स द लॉस। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस से जो डाउनवर्ड वैल्यू वो नेगेटिव वैल्यू होती है, और जो अपवर्ड है वो पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसको देखें 120 और 90, यानी 120 मैक्सिमम है इसमें भी, तो मैं 30 का गैप ले लेता हूं, 30, यहां पर भी 30, यानी 30, 60, 90,000, 30, 60, 90 एंड 120। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस जरा ध्यान से देखना है, इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट में एक टाइम में एक ब्रेक इवन निकलेगा। इधर यू कैन कैलकुलेट इन यूनिट्स और इन रुपीज। ट्रेडिशनल या आपका कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट में दोनों निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस को टच करोगे तो एक आंसर आ जाएगा, वाई एक्सिस को करोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। यहां ऐसा नहीं है। यहां पर अब आप मुझे डिसाइड करना है कि मैंने किस में निकालना है। सपोज मैं यूनिट्स में निकालना चाहता हूं तो मैं यहां यूनिट्स लिख लूंगा। अगर मैं अमाउंट में निकालना चाहता हूं फिर सेल्स लिखूंगा, सेल्स इन रुपीज, जो कि 120,000 तक है। अब यहां यूनिट हमारे कितने हैं जी? बजटेड लेवल पर जाना है 3000, तो 500 से शुरू कर देता हूं। ये बजटेड लेवल है। अब देखो प्लॉट कैसे करूंगा, जीरो पर यहां पर प्रोडक्शन कितनी है, यानी सेल्स कितनी है इन यूनिट्स, ये तो क्लियर है 3000 यूनिट्स, और यहां पर सेल कितनी है 0 यूनिट। तो ये 0 यूनिट है, ये 0 यूनिट है, इसमें मेरा लॉस कितना हो रहा है 90,000। एक ये पॉइंट आ गया मेरे पास। सेकंड, 3000 यूनिट सेल कर रहा हूं, ये 3000 यूनिट, और प्रॉफिट मेरा कितना है 120। ये दोनों पॉइंट्स को अब क्योंकि मैं ये फ्री हैंड यूज कर रहा हूं तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा मेरा। एक बार समझा रहा हूं मैं, जब आप प्रॉपर बनाओगे तो सही बन जाएगा। जिस पॉइंट को टच करेगा ना, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल। यानी ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और इसमें अक्सर हम ब्रेक इवन पॉइंट ना, मैंने पहले भी बताया था, अप्रोक्सीमेशन में शो करते हैं। ये जो अब लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन लाइन। अब ये पॉइंट जो है इसको हम नाम देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो इंटरसेप्ट है इसको हम नाम देंगे फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है और ये हमारे बजटेड सेल है, इनका जो डिफरेंस क्रिएट होगा ये इस तरह एरो शो कर देंगे। दिस इज नॉन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये सबसे आसान चार्ट होता है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है इसमें। जी स्टूडेंट्स, ओके है ऑनलाइन वालों?
यस सर। अच्छा, अब यही चार्ट जरा मैं डिस्कस करूंगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। चार्ट बनना ऐसे है, लेकिन कैलकुलेशन जरा थोड़ी सीखनी है, ठीक है। ऊपर लिखेगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अच्छा अब भी मुझे यही इसी तरह चार्ट बनाना है, लेकिन चार्ट बनाने से पहले चूंकि 3 प्रोडक्ट्स हैं और तीनों प्रोडक्ट्स के कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है, मुझे पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप तो आप ये करोगे, कैलकुलेट करोगे CS रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब सबसे पहले आप CS रेशियो निकालोगे। CS रेशियो कैसे निकलेगी? पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालोगे, फिर कंट्रीब्यूशन ओवर सेल करोगे तो CS आ जाएगी, ठीक है। मसलन के तौर पे A, B, C 3 प्रोडक्ट्स हैं। ए प्रोडक्ट की सेल प्राइस 90 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया इसका पर यूनिट? 60। और इसकी CS रेशियो अगर निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? 60 डिवाइडेड बाय 90 विच इज 66.67%, ठीक है। इसी तरह बी प्रोडक्ट है, इसकी सेल प्राइस 120 है और इसकी वेरिएबल कॉस्ट 70 है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 50, तो 50 बाय 120 0.6 है। इसी तरह सी प्रोडक्ट जिसकी सेल प्राइस जस्ट 40 रुपीज है, 41 है, और इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है 20 है, तो कंट्रीब्यूशन 20 आया, और इसकी CS रेशियो कितनी है? 50। ये तो क्लियर है कि किसी भी प्रोडक्ट, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी CS रेशियो सेम नहीं हो सकती। किसी की CS रेशियो हाई होगी, किसी की CS रेशियो कम होगी। सेकंड स्टेप पे मैं इसको रैंक करूंगा प्रोडक्ट्स को, रैंक प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव CS रेशियो। तो अब देखो, इसमें हर उस प्रोडक्ट को आपने सबसे पहले प्लॉट करना है जिसकी CS रेशियो हाईएस्ट है, जिसकी CS रेशियो हाईएस्ट, यानी प्लॉट करने के लिए रैंक कर रहा हूं। मैं पहले A को प्लॉट करूंगा, देन मैं C को प्लॉट करूंगा और फाइनली B को प्लॉट करूंगा, ठीक है। ये मेरी ऑर्डर आ गया। तीसरे नंबर पे आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अब एक टेबल से बना लेते हैं, इस टेबल से हम कैलकुलेट करें। यहां मैं लिखता हूं प्रोडक्ट, तो सबसे पहले रैंकिंग के मुताबिक किस प्रोडक्ट को मुझे लेना चाहिए? ए को, बल्कि ए से भी पहले जाओ। मैं कहता हूं इफ नो प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, सो नीदर ए नॉर बी नॉर सी, ठीक है। तो मेरा रेवेन्यू क्या होगा? पहले यूनिट्स ले लें, यूनिट सोल्ड, वो डाटा में ही मैं ऐड कर लेता हूं। ये मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? ये टोटल का वर्ड है। फिर मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी? देन नेचुरली फिर मेरा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं कोई यूनिट सेल नहीं कर रहा तो टोटल रेवेन्यू 0 होगा, बट टोटल कॉस्ट तो होगी ना जो इनकर हो रही है। सपोज टोटल कॉस्ट मेरी फिक्स कॉस्ट के इक्वल है और फिक्स कॉस्ट है 60,000, तो मेरा लॉस भी 60,000 है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करूंगा? प्रोडक्ट ए। अब ए प्रोडक्ट के मैं 7,000 यूनिट सेल कर रहा हूं सपोज। अब 7,000 यूनिट सेल करूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 7,000 इंटू 90,
700 कीजिएगा प्लीज, 700 कीजिएगा, नॉट 7000 जी, 700 कीजिएगा। 63,000 ये टोटल रेवेन्यू हो गया। अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट देखो कितनी है, 30। टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 81। कैसे, देखो इसकी वेरिएबल कॉस्ट 30 है, 30 इंटू 700 21,000 प्लस फिक्स कॉस्ट हो रहेगी ना, क्यूमुलेट करते जाना है। 81,000, तो मेरा लॉस अब कम होकर कितना हो गया, 63 माइनस 81, 18। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये प्रोडक्ट को सबसे पहले बनाकर सेल करूं तो वो मुझे ओवरऑल जो प्रॉफिट जनरेट करके देगी उसके मुताबिक मेरा ओवरऑल, वैसे तो प्रॉफिट ही हुआ ना इसका, इस प्रोडक्ट का, तो ओवरऑल लॉस हुआ वो 18 पे आ जाएगा, स्टिल ब्रेक इवन नहीं होगा। अब मैंने किसको सेल करना है, सी को। अब मैं कहता हूं जी सी के मैंने 1200 यूनिट सेल की, सो 1200 और सी का रेवेन्यू 40 है, 1200 इंटू 40 48,000। अब यहां मैं जब सी लिखूंगा तो इस तरह लिखना है, ए सी, यानी ए और सी दोनों का रेवेन्यू चाहिए मुझे क्यूमुलेटिव। तो 40 इंटू 1200 48,000 प्लस 63,000 111 नेल्सन, राइट। अच्छा, इसी तरह कॉस्ट में आइएगा तो 20 रुपीज कॉस्ट है, 1200 इंटू 20 24,000 प्लस 81,000। नाउ यू कैन सी कि अब हम प्रॉफिट में आ गए, तो ब्रेक इवन पॉइंट यहीं के दरमियान में आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमने पूरी लेनी होगा, प्लॉट तो पूरा करना है। फाइनली ए सी और पी, अब बी के मैं कहता हूं कि हमने टोटल 600 यूनिट सेल की, तो 600 इंटू 120 72 प्लस 111 183। इसी तरीके से आप देखिएगा सी के जो बी की जो कॉस्ट है वो 70 है, 70 इंटू 600 42,000 प्लस 105,000 ओके, और 183 में से 147 लेस कीजिएगा 36,000। अब इसको प्लॉट कैसे करना है ये भी देख लो। देखो मैं, ये मैक्सिमम लॉस है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये कॉन्सेप्ट अब भी वही है, तो प्रॉफिट लेता हूं और यहां पर लॉस। अब प्रॉफिट हो रहा है मेरा 36,000, तो हम इसको 12,000 का अगर डिफरेंस ले लें, 12 24 एंड 36, और लॉस भी इसी तरह लूंगा 12 24 36, लेकिन ये 60 तक जाना है। इसी तरह अब मैं यहां पर रेवेन्यू बेस निकाल रहा हूं, यहां यूनिट बेस नहीं निकलता, मल्टीपल में, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में निकलता ही रेवेन्यू, तो रेवेन्यू मैक्सिमम 183,000 है, इसके मुताबिक बना लें। $25,000 बल्कि 30,000 कर लो, 60 90 120 150 180। अच्छा, अब आपने प्लॉट कैसे करना है इसके मुताबिक, ये दो जो मैं इसको बॉक्स लगा रहा हूं,
दिस वन। पहला मैंने इसलिए लगाया, वो तो लगा हुआ है, 0 रेवेन्यू, लॉस 60,000, रेवेन्यू 0, लॉस 60,000, पहला पॉइंट आ गया। सेकंड, रेवेन्यू 63,000, लॉस 18,000। अब रेवेन्यू 63 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा और लॉस 18,000, इन दोनों के सेंटर में। और अब इसको पहले हम लाइन ड्रॉ कर, देन रेवेन्यू 111 और प्रॉफिट 6,000। अब रेवेन्यू 111 अप्रोक्सीमेटली यहां ले लेते हैं और प्रॉफिट 6। लास्ट 183 और 36, तो 183 और 36। अच्छा, ये कर्व जो चूंकि मैंने अगेन फ्री हैंड बनाई है, नॉर्मली याद रखिएगा ये कर्व इस तरह मूव करेगी, पहला, सेकंड और थर्ड ऑलवेज। रीजन, क्योंकि आपने जो ये प्लॉट किया है किसकी बेस पे किया है, जिस प्रोडक्ट का CS रेशियो हाईएस्ट है, जिस प्रोडक्ट की CS रेशियो हाईएस्ट है उसको सबसे पहले लिए, तो ये नहीं बात उसका स्लोप हाई होगा, फिर उसके बाद स्लोप लो होगा और फिर डाउन होगा। जिस वक्त ये कर्व बन जाती है, फिर आपने फर्स्ट और लास्ट कर्व को एक लीनियर रिलेशन से इस तरह ज्वाइन करना होगा। ये अब ये से ये एक्स, मैं इधर से इसलिए नहीं समझा रहा कि शायद क्लियर नजर ना आए, पता ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है प्लीज, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब मैं पहले सारी प्रोडक्ट ए सेल करता हूं, फिर सी करता हूं, फिर पी करता हूं, जबकि हमारी असम्पशन क्या थी, देयर शैल बी अ कांस्टेंट सेल्स मिक्स। यानी ये हो ही नहीं सकता कि मैं पहले एक प्रोडक्ट को बेचूं फिर दूसरे पे, मैंने सारी प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में सेल करना है, फिर लीनियर हो गया। इसलिए हम लीनियर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट जो आएगा दिस इज नॉन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो वो मैंने यहां इसलिए ड्रॉ किया, लगाऊंगा तो ये तकरीबन बराबर ही आ जाएगा। लेकिन ये आमतौर पर इस तरफ जरूर गैप देती है, क्योंकि CS रेशियो तीनों का सेम नहीं है। This is profit volume chart. बाकी इसमें प्लॉट उसी तरह करने हैं जैसे मैंने पहले बताया, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हमने कन्वेंशनल चार्ट कर लिया था सर, कॉन्ट्रीब्यूशनल रह गया था। अच्छा, वो रह गया तो मैं अभी बता देता हूँ उसको। जज़ाकल्लाह सर। पिक्चर ले ले तो क्वेश्चन बार बार वहां मूव नहीं करना पड़ेगा। जी चलिए, पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं।
जी कंट्रीब्यूशन चार्ट में जब आप बनाएंगे बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने कन्वेंशनल में पढ़ा था, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहां पर आप लोगे यूनिट्स, और यहां पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, वही सेम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। और मैंने बताया था कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट किस लेवल पे निकालने हैं, बजटेड लेवल पे। सपोज ये बजटेड लेवल है, यहां से मैं टोटल रेवेन्यू निकालता हूं तो टोटल रेवेन्यू ये आता है पॉइंट, तो इसको मैं किससे टच करूंगा, ओरिजिन से लेके जाऊंगा। दिस इज नॉन एज टोटल रेवेन्यू। फिर एक होती है टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होगी, फिक्स कॉस्ट से, और ये यहां मूव कर रही है। ये हिस्सा तो हमने बिल्कुल सेम पढ़ा था, इसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी वो प्लॉट बाद में करेंगे। अब यहां पर आपने कर्व और लगानी होती है, फिक्स कॉस्ट की कर्व नहीं लगानी। अब कन्वेंशनल और कंट्रीब्यूशन में फर्क देखो। कंट्रीब्यूशन चार्ट में फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होती है, हम लेते ही नहीं है उसको हम फिर यहां पर शो नहीं करते। तो इसका मतलब हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व लगानी है। ऑब्वियसली टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0 पे 0 होगी, और जैसे जैसे मेरे यूनिट बढ़ते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, तो लीनियर रिलेशन क्रिएट कर रही है। वो भी स्टार्ट कहां से होगी, 0, और ये इस तरह मूव करेगी। दिस इज नॉन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और एक चीज आप और देखेंगे कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो स्लोप है उसमें कोई फर्क नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो स्लोप है ये वेरिएबल की को तो जाहिर कर रहा है, लेकिन इसको टोटल क्यों कहा जा रहा है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, फिक्स कॉस्ट से, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इनका स्लोप एक जैसा होगा। और कहीं से भी मेजर करूं तो ये गैप इक्वल होना चाहिए, लीनियर जब सेम होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो मेरी फिक्स कॉस्ट है। अब जरा दोनों को देखिए, कहीं से भी मेजर कर लो, ये लिखा यहां है ना, मैंने अभी कहा ना, मैं यहां से भी मेजर करूंगा फिक्स कॉस्ट वही आएगी। इवन मैं यहां से मेजर करता हूं, यहां से मेजर करता हूं, सेम आएगी, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। जब वो कांस्टेंट होगी तो आप सीधा सीधा उसको बस लेते जाओगे। अच्छा, अब जरा देखिए, अब दोनों में फर्क बता रहा था। कन्वेंशनल चार्ट में आपने फिक्स कर्व की कॉस्ट लगानी होती है और डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट होती है, और यहां पर वेरिएबल कॉस्ट की कर्व लगाता हूं और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस होता है। बाकी ये दो कर्व्स सेम है, चाहे वो कन्वेंशनल चार्ट हो या कंट्रीब्यूशन चार्ट, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीजें वही हैं, आप प्लॉट करना है तो ये ब्रेक इवन इन यूनिट्स। इफ आई इंटेंड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन इन रुपीज, तो आप वाई एक्सिस पे ले जाओ, दोनों निकल आएंगे, ठीक है। ये मेरी बजटेड सेल है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है जी। उसके बाद और क्या प्लॉट करें, बस पूरा हो गया, सारा कुछ आ गया इसके अंदर। मार्जिन सेफ्टी भी आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया, बजटेड सेल, फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी मैं करवा दूंगा आपको। अभी तो हमने एक मेथड किया ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन का विद CS रेशियो, खासतौर पर
उसमें हमने क्या किया था, पहले हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकाला, उसको हमने कंट्रीब्यूशन पर मिक्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने हर प्रोडक्ट का रेवेन्यू निकाल के, रेवेन्यू गिवन होता है, रेवेन्यू पर मिक्स निकाला और डिवाइड किया, एवरेज CS रेशियो आ गया। लेकिन सम टाइम वो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, जैसे अभी अभी ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है एक, तो मैंने इसलिए पहले कहा इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि मैंने कहा ना पास पेपर में इसके क्वेश्चन काफी टफ है। जिस वक्त एग्जामिनर क्या कर रहा है कि वो ना आपको सेल प्राइस दे रहा है ना वेरिएबल कॉस्ट दे रहा है, सीधा CS रेशियो दे रहा है। अब लॉजिक समझिए भाई, अब मेरे पास जब है ही कुछ नहीं और वो कहता है जी एवरेज CS रेशियो निकाल, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि वी हैव 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट A, द CS रेशियो ऑफ प्रोडक्ट A इज 35%, CS ratio of product B is 50%, and CS ratio of product C is suppose 25%, और साथ में हमें सेल्स मिक्स रेशियो दे देते हैं। फाइव रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 5। अब आपसे कहता है कैलकुलेट एवरेज CS रेशियो। जी बच्चों आइडिया बताओ कैसे निकालूं एवरेज CS रेशियो। फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में होगी, वो भी कोई भी ले लें। फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है 675, और वो कहता है एवरेज CS रेशियो निकालो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। बताओ आइडिया दो क्या करूं। ये खामोश हो गया, खामोश। देखो सिंपल एवरेज CS रेशियो निकालनी है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तीनों CS रेशियो को प्लस करूं और 3 पे डिवाइड कर दूं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी कर सकता हूं? वो ये बोल रहा हूं। देखो अगर मैं ऐसे करूंगा तो नो डाउट ये एवरेज तो है, इसको कौन डिनाई कर सकता है, तीनों को प्लस करके 3 पे एक्सचेंज कर दूं, लेकिन मेरी ये मिक्स का कहां जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो आपने QMS में पढ़ा हुआ है, वेटेड मीन। वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ XW over sum of W. Here X mean event. Here in this example the X shall be considered as CS ratio, and W stands for weight. Here the weight is mix ratio, जो mix में नजर आ रहा है वो weight है, इसको मैं mix का वर्ड लिख देता हूं। तो अब मैंने इसके मुताबिक अगर कैलकुलेट करूं तो देखिए कैसे निकालूंगा। समेशन XW, पहले का क्या है 35% इनटू इसका वेट क्या है X इंटू W, इसका रिस्पेक्टिव वेट क्या है 3 प्लस बी प्रोडक्ट का CS रेशियो क्या है 50% इंटू 2 प्लस TC प्रोडक्ट की CS रेशियो 25% into 5 whole divided by summation W 3 plus 2 plus 5 is equal to 10। अब अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये 105 plus 100 205 plus 125
33%. 33%. This 0.32. is the okay. This is the average CS ratio. ठीक है, तो आप क्या करते हो कि ये जो आपको सेल्स मिक्स दिया हुआ है वो वेट, वो जो भी दिया उसको वेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर सेल्स मिक्स इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी दे दे परसेंटेज में, फिर क्या करोगे? बस यही डाटा लेता हूं और वो कहते हैं कि सेल्स मिक्स जो है वो हमारा 30%, 20% और 50% रिस्पेक्टिवली है। एक चीज याद रखनी है कि इनका जो सम है परसेंटेजेस का वो एग्जैक्टली 100% आएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी थ्योरी के तहत तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम कर लूं तो 1 के इक्वल आती है, यानी परसेंटेज में 100 और प्रोपोर्शन में 1, तो ये प्रोपोर्शन में 1 ही बनेगी जिस वक्त ये प्रोबेबिलिटीज में दे दी जाए। अब देखो आपके पास CS रेशियो भी परसेंटेज में है, मिक्स भी परसेंटेज में है, तो मैं क्या करूंगा फिर यहां पर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ वेटेड मीन। और एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड भी आपकी इस डाटा को एवरेज करेगा। इसके मुताबिक फॉर्मूला सिंपल होता है सम ऑफ x इंटू पी। अगेन x स्टैंड्स फॉर जो इवेंट है, जो CS रेशियो है, एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, जो कि सेल्स मिक्स ही कहलाएगा हमारा इस क्वेश्चन में इन टर्म ऑफ परसेंटेज। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, इसको डिवाइड नहीं करना किसी से, ये सिंपल समेशन x इंटू पी। अब अगर इसको सॉल्व करूं, x क्या है 30% इंटू, सॉरी x 30% नहीं है, x कितना है 35%, इसका मैं लूंगा 30%, एक वैल्यू आ गई प्लस, क्योंकि सम में प्लस करना है। सेकंड वैल्यू लीजिएगा, सेकंड वैल्यू में x कितना है, यानी CS रेशियो 50% और इंटू 20% प्लस C जो है उसका CS रेशियो 25% और इसकी प्रोबेबिलिटी 50%। बस इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं और ऐड कर देंगे तो मेरी एवरेज हो जाएगा 35 का 30% लीजिएगा तो 10.5% प्लस 50 का 20% लेंगे तो 10% प्लस 25 का अगर मैं 50% लेता हूं 12.5। जी अब भी कैलकुलेट करो तो वही आंसर आ रहा है 33%, क्योंकि डाटा मैंने वही लिया सिंपल। और डाटा चेंज करूंगा तो आंसर सेम नहीं आएगा, वो तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। लेकिन अब ये एग्जामिनेशन में दो मेथड हमने सीख लिए, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट हो तो कोई इसमें फर्क नहीं है, गौर से देखो। अगर इस तरह भी डाटा दिया हो ना, परसेंटेज में भी, सेल्स में, मैं इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करूं तो वही रेशियो बन रही है 3:2:5। तो इट्स इवन इसको अगर मैं इस मेथड से करना चाहता हूं तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं। सो बहुत आप इजी, इससे कोई फर्क भी नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है मेथड्स में। लेकिन चूंकि ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी सिस्टम के थ्रू लेके जाते हैं, इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं और इसको हम वेटेड मीन कहते हैं। तो ये भी हमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ सकता है। बहरहाल यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको वेट्स में दिया हो तो वेट में सॉल्व करो, परसेंटेज में दिया हो तो इसमें सॉल्व करो, इस वजह से टाइम कम लगता है, ठीक है। तो अब जरा इसकी जो शुरू की एग्जांपल होती है ना, जो क्वेश्चन के साथ साथ दी होती हैं, वो तो आप खुद करोगे, वो इजी होती है। एंड की जो एग्जांपल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स, ये पेज नंबर 470 पे स्टार्ट हो रही है मेरी बुक में, 470 पर जो न्यू बुक है। ये ओल्ड और न्यू एक ही है, इसमें फर्क नहीं है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ध्यान से करने वाले हैं। और ये अगेन मैं बता दूं, ये पास्ट पेपर के ही क्वेश्चन हैं,
इसमें काफी हद तक पास पेपर के क्वेश्चन निकल जाएंगे हमारे जब हम जहाज से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। Swords Leather Limited produces and sells shoes. Following information pertains to its latest financial year. अब मैंने आपको पहले कहा था ना बजट का टच देगा, जरा देखते जाइएगा। ये जो डाटा दिया हुआ आपके सामने, ये अभी कह रहा है जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, ठीक है, ये पास्ट डाटा है। इसमें सेल भी दी हुई है उसने, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है, फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है, ठीक है जी। नीचे लिखता है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 60% ऑफ सेल है, लेकिन इन प्रोपोर्शन ऑफ 40:35:25 फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। यानी आपकी जो सेल्स का 60% है वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, और उसके 3 एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब ये 3 क्यों दे रहा है वो आप आगे चलिएगा आपको खुद नजर आएगा। और वेरिएबल सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15% ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वो लिखते हैं टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी द SLL हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू डिजाइन शूज and discontinue the existing designs. In this regard, it has carried out a study whose recommendations are as follows. अब ये असल में ना समझ लो कि पुराना बंद करके ना आप उसकी जगह नया डिजाइन लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस तो करनी पड़ेंगी। वो चेंजेस कह रहे हैं रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फुली डेप्रिसिएटेड प्लांट विद अ न्यू प्लांट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹50 million। ठीक है, पुराना प्लांट देखकर उसकी जगह नया प्लांट आप लगा देंगे। और न्यू प्लांट वुड रिड्यूस मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 10% to 5%। यानी इट मींस जो पुराना प्लांट था वो 10% वेस्टेज करता था, अब वेस्टेज 5% हो जाएगी। मुझे बताओ जब वेस्ट कम होगी तो मटेरियल कॉस्ट कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो वो जो ऊपर मटेरियल कॉस्ट दी हुई है ना, ये इसलिए अलग की थी कि अब जो न्यू मटेरियल और लेबर ओवरहेड है उसकी रेशियो ऑफ 40:35:25 नहीं रहेगी, तो पहले वहां से उठाऊंगा और उसको चेंज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज डायरेक्ट वेजेस बाय 5%। जो डायरेक्ट वेजेस है वो भी मेरी 5% कम हो जाएंगी। और नंबर 3 कहते हैं इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड बाय 6% एंड फिक्स्ड ओवरहेड बाय ₹15 million। ये तो इजी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू प्लांट, और ये जो 15 million है इसके अंदर न्यू प्लांट की डेप्रिसिएशन भी शामिल है, और अगर शामिल ना होती तो मुझे ऐड करनी हो, ठीक है। ओल्ड की डेप्रिसिएशन लेस करता, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओल्ड की डेप्रिसिएशन लेस करता, न्यू ऐड करता अगर मुझे ओल्ड फिक्स कॉस्ट दी होती। यहां वो कह रहे हैं इंक्रीज हुई है 15 million, तो इंक्रीज में तो वो शामिल नहीं होगी ना ओल्ड। नंबर 2 वो कह रहे हैं इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाय पेइंग 1% कमीशन टू मार्केटिंग स्टाफ and annual bonus amounting to 1.5 million to other staff। ये पहले नहीं था, ऊपर जो हमें दिया उसमें नहीं था। वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो ये कर रहा है कि 1% तो 1% कमीशन दे रहे हैं अपने मार्केटिंग स्टाफ को, और 1.5% बोनस दे रहे हैं अदर स्टाफ को। 1.5 जो है वो फिक्स कॉस्ट में ऐड होगा और 1% जो है वो वेरिएबल। नेक्स्ट, introduction of a new design would require an increase in variable and selling distribution cost by 2%। ये cost भी मेरी बढ़ेगी। Next, sell the newly designed shoes at 10% at higher price, 10% higher price। यानी जो old design shoes थे उसकी निस्बत इसकी प्राइस 10% ज्यादा होगी, और होनी भी चाहिए, एक तो कॉस्ट भी बढ़ रही है और दूसरा डिजाइन भी न्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 1 month सेल, ठीक है। ये सबसे बड़ा पंगा होता है जो आपको इन्वेंट्री दी होती है। मेंटेन तो कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना कि इसकी अजम्पशन में भी कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल, तो ये वही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मसला क्यों है, क्योंकि जो ओपनिंग इन्वेंट्री उसकी वैल्यू कुछ और होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कुछ और होगी, वैल्यू तो चेंज होगी ना। देखो उसने कहा लेवल सेम है, 1 month सेल, तो नेचुरल सी बात है फर्क तो आएगा, तो इसलिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के यकीन एक दफा बंदा हिल जाता है ये क्वेश्चन दिया गया है।
ये बहरहाल अभी आसान क्वेश्चन है, ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, ये अभी बड़ा सीधा सीधा। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे सिर्फ 4 लाइनों का क्वेश्चन, ये कहता है निकाल के दिखा दो मुझे, ये तो फिर बड़ी कंप्रीहेंसिव डिटेल दे रही है। ये इसलिए अभी आपको मुश्किल लगेगा कि अभी बजट नहीं पड़ा, ये प्योर बजट दे रहा है, प्योर बजट। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखनी है सीवीपी में, ये मेरी बात लिख लो, सीवीपी का क्वेश्चन पढ़ के परेशान हो गए, आसान तरीका बताने लगाओ, रिक्वायरमेंट पे जाओ, शुरू कर दो, खुद होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। वो लिखता है इफ द बजटेड सेल्स हैव बीन डिटरमिन्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट ईयर वुड बी एज फॉलोज। असल में ये प्योरली बजट से रिलेट आ जाता है, इसमें सीवीपी का टच है। ठीक है, कैसे? वो जो 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, मुझे करना क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले इसमें, अब देखो ना, सीक्वेंस बनाना है। मैं अगर इसमें सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दूं, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि जी आप बजटेड सेल्स निकाल दो, बजटेड सेल्स कैलकुलेट कर दो, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और एक हिंट दिया हुआ है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा 25% है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, क्योंकि डाटा जो मुझे दिया हुआ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू ये पता ही नहीं कितने यूनिट सेल करूंगा, ये तो पता ही नहीं है, तो फिर मैं कहां से बजट निकाल दूं? क्या करूं? ब्रेक इवन तो निकाल सकता हूं ना, मुझे यूनिट नहीं भी दिया, मैं ब्रेक इवन निकाल सकता हूं। ब्रेक इवन का मतलब ही क्या है? द लेवल, उसका आउटकम क्या है? वो लेवल जहां से नो प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, अच्छा, जब ब्रेक इवन पॉइंट में निकाल लूंगा, इसके लिए में मुझे क्या क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। इसका आंसर छोटा सा होता है लेकिन वर्किंग बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे बस ये मैंने लिख दिया और अब इसके सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट का डाटा आप कैसे उठाओगे? पुरानी फिक्स कॉस्ट लोगे जो ऊपर दी हुई है पिछले साल की, उसमें जो जो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसको आप ऐड कर दोगे, बस सिंपल, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। अब CS रेशियो के लिए कैलकुलेशन लंबी है, क्या क्या करना है मैंने? अभी पिछले लेवल पे सेल को रखो, मैं कहता हूं अगर सेल इतने ही यूनिट हो, सेल कितनी है? 187.5, और मैं न्यू अगर अप्लाई कर दूं, यानी उतनी ही यूनिट हो, तो 10% सेल तो बढ़ रही है ना, मैं यूनिट नहीं बढ़ा रहा। देखिए उसने कहा ना प्राइस तो 10% बढ़ रही है, तो मेरी नई सेल आ जाएगी, यानी मैं पिछले ही यूनिट को लेकर ना इसको सॉल्व करूं, सिर्फ वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल कॉस्ट को भी और सेल्स को। यहां से मेरा कंट्रीब्यूशन निकलेगा, CS रेशियो निकालूंगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट आया। जब ब्रेक इवन पॉइंट आया तो फिर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें ऐड कर दूंगा। मार्जिन सेफ्टी तो गिवन है ना 25%, वो इजीली निकल आएगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा बजटेड सेल। तो प्लीज कॉस्टिंग के पेपर में ये बड़ा ख्याल करना है, सीक्वेंस बनाना क्वेश्चन का बहुत जरूरी होता है। हर क्वेश्चन में सीक्वेंस मुख्तलिफ नजर आएगा, कभी मैं किसी तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, कभी किसी से, लेकिन एक थीम मैं हमेशा माइंड में रखता हूं और यही समझाया करता हूं। कभी मसला नहीं आएगा, पहले आप अपने माइंड में एक मैप बना लो कि रिक्वायरमेंट क्या कहती है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। मैं तो हमेशा कहता हूं जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक शुरू कर दो। हाँ, इसमें थोड़ा सा मुझे मैप बनाना पड़ा कि मैं बजटेड सेल निकालनी है, तो मेरा फिर भी सोच में पड़ गया कैसे निकालूं, मुझे पास तो यूनिट ही नहीं है। क्या उसने कहीं लिखा हुआ है कि पहले 62,500 थे, वो दिया हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कि अगले साल इतने यूनिट सेल होंगे? नहीं। तो फिर मैं कैसे बनाऊं बजट? बन ही नहीं सकता। लेकिन साथ ही उसने, जब मैं पूरी लाइन पढ़ रहा हूं तो आगे लिख रहा है 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हम ऑलरेडी पढ़ आए हैं कि बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल का जो डिफरेंस है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो अगर क्यों ना मैं पहले बजटेड सेल की बजाय, वो तो निकल नहीं सकती, मैं अगर ब्रेक इवन निकाल लूं उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस करूं, क्योंकि वो प्लस होगा, बजट हमेशा ज्यादा होगा। अगर बजट कम है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो अभी चार्ट ये दिखें, ये चार्ट है, ये ब्रेक इवन है, ये मार्जिन,
ये बजटेड सेल है और ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा ही तब जब बजटेड सेल हमारी ब्रेक इवन सेल से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अब एक ही बात है, क्वेश्चन लेंथी है तो आज तो नहीं हो सकेगा, अभी टाइम तो खत्म हो गया तकरीबन। कल इंशाल्लाह इसको करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पड़ा हुआ है तो कल आते ही थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और उसको स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिएगा। स्टॉप हो गया, ये रिकॉर्डिंग कहाँ से क्लिक करें और यहाँ स्टॉप।